गाइस हम करने वाले हैं क्लास 9 के मॉडल सेट थर्ड के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू जो है करने वाले हैं इसमें 40 में 40 यानी कुल मिला के आपको साइंस का जो एग्ज़ाम की दृष्टि से 240 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम से ही पूछा जाएगा। 240 में से 40 क्वेश्चन आपका जो है कन्फर्म मैं बता रही हूँ आपका 40 में 40 फंस जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, ये आपके लिए एक तरह से वार्न है। अगर आप स्किप करते हो, ना पसंद करते हो या आपको लगता है कि ये सब फालतू है तो आप बाद में पछताओगे। आके आप चैनल को फिर से इस वीडियो को चेक करना कि आपका क्वेश्चन मैच होता है या नहीं होता है एग्जाम से आके। ओके गाइस, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें साइंस का कि निम्न में कौन सदिश नहीं है। तो गाइस हमें यहाँ पर बताना है जो सदिश नहीं उनको बताना है। तो मैं बता दूँ विस्थापन एक सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश है और भार भी सदिश है, बट हमारा चाल जो है ये सदिश नहीं है यानी अदिश राशि है और हमें सदिश नहीं है इसी को चुनना है, यानी हमारा सेकंड नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है विस्थापन। विस्थापन का ऐसा है मात्रक, विस्थापन का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, और यहाँ से न्यूनतम दूरी और हम जानते हैं दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है। तो विस्थापन का भी ऐसा मात्रक जो है वो आपका मीटर ही होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर बोला स्पीडोमीटर क्या है, यानी स्पीडोमीटर हमारा क्या मापता है, चाल, दूरी, समय या औसत। तो मैं बता दूँ ये चाल मापती है। ओके, और अगर मैं बता दूँ ओडोमीटर, तो ओडोमीटर जो है ये दूरी को मापती है और स्पीडोमीटर जो है ये चाल को मापती है। इन दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। और यहाँ पर है इनमें से कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मैं बता दूँ आपका वेग भी ऋणात्मक है, त्वरण भी ऋणात्मक है, बट पथ की लंबाई यानी रोड की लंबाई या किसी भी चीज़ की लंबाई कभी भी ऋणात्मक में नहीं आता है। इस चीज़ को आपको रट लेना है कि पथ की लंबाई या किसी भी लंबाई जो है कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है 25 मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में हमें मान ज्ञात करना है। गाइस ये 5 नंबर में आपको एज इट इज ऐसे मिलेगा, हो सकता है आपका मान चेंज हो जाए लेकिन क्वेश्चंस आपको थ्रू ऐसे ही बनानी है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कैसे करते हैं। तो अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर यानी km पर आवर में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं 18/5 से डिवाइड करते हैं यानी उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ 25 मीटर पर सेकंड है ना, इसको कितना से करेंगे, यहाँ पर मतलब हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से इसको डिवाइड करेंगे और ये बदल जाएगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। अगर मैं इससे इसको कट करूँ 5 × 25 तो 5 हो जाएगा, और 5 और 18 को अगर हम गुना करेंगे 5 और 18 तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये हमारा फाइनली आंसर आएगा कि जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से डिवाइड करना है। और अगर आपको उल्टा पूछा जाए यानी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो आप क्या करेंगे 5/18 यानी जस्ट उल्टा करेंगे। अगर किलोमीटर में बताना तो 18 ऊपर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में बताना तो 5 ऊपर आ जाएगा। गाइस यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हमें क्या दिया है, टाइम दिया है 5 सेकंड, ठीक है, और यहाँ पर 5 सेकंड और यहाँ पर प्रारंभिक दूरी यानी कि u हमें दिया है 5 मीटर पर सेकंड, फिर बाद में क्या हो जाती है अंतिम दूरी यानी कितना है ये 10 मीटर पर सेकंड है। तो गाइस हमें क्या करना, फार्मूला याद करना, फार्मूला इससे बनेगा और ये किस फार्मूला से बनेगा आपको मालूम है क्योंकि ये गति के प्रथम नियम से, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे मोशन की फर्स्ट नियम से यानी फर्स्ट रूल से, क्या है v हम जानते हैं u + at, यही है गति का पहला नियम। और यहाँ पर हमें त्वरण निकालना है और त्वरण यानी कि a हमें नहीं दिया है, हमें निकालना। v कितना दिया है 10 और यहाँ पर u यानी u कितना दिया है 5 + a कुछ नहीं दिया है, टाइम दिया था 5। अगर इस 5 को इधर लाएंगे तो माइनस में 5 और इधर हो जाएगा a × 5 यानी यहाँ पर हो जाएगा, और 5 10 में से 5 गया तो हमारा कितना आएगा 5 बचेगा और इधर बचा है a × 5। हमें a का मान निकालना है तो 5 और ये गुना में है, इधर आ जाएगा भाग और ये बन जाएगा, इधर बचेगा a, और 5 से 5 कटेंगे तो a = कितना मिलेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मान कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 2 नंबर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो न्यूटन के पहले नियम से ही हमें बल की परिभाषा जो है मिलती है। और यहाँ पर बोला किसी वस्तु m द्रव्यमान यानी किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v से है तो संवेग का मान क्या होता है। तो हम जानते हैं संवेग बराबर
संवेग, संवेग बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुना हो जाएगा दोनों का। तो यहाँ पर संवेग बराबर m/v होता है और ये आंसर हमारा हो जाएगा। संवेग का फॉर्मूला mv होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व का नियम प्राप्त होता है किस, न्यूटन के किस नियम से? तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमें जड़त्व का नियम जो है पता चल रहा है। यहाँ पर बोला है 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने पर बल आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमें द्रव्यमान यानी जिसको m से सूचित करते हैं 2 kg दिया हुआ है और यहाँ पर हमें क्या दिया है त्वरित, यानी ए बराबर हमें कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, त्वरण हमें दिया है। हमें बल निकालना है यानी फोर्स निकालना है। एफ बराबर बल, इसी को बोलते हैं, फोर्स को ही बल कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा m/a, ये फॉर्मूला होता है। और m का मान 2 दिया है और त्वरण 5 दिया है, तो 2 पंचे 10 न्यूटन। तो कितना न्यूटन हो जाएगा 10 न्यूटन, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन, ये आंसर, ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी यानी कैपिटल जी का मान क्या हो जाएगा? तो कैपिटल जी का मान जो हो जाएगा वो सार्वत्रिक स्थिरांक का गुरुत्वाकर्षण का, तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला, यदि 2 वस्तुओं के द्रव्यमानों को 2 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा? नहीं, ये 4 गुना हो जाएगा। अगर हम द्रव्यमान को 2 गुना कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है उनके बीच की वो 4 गुना हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट है एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो मैं बता दूं यहाँ पर मास जो है किसी वस्तु का मान के चलिए यहाँ पर 10 kg दिया है। ओके, और स्मॉल जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। तो हमें क्या निकालना है? भार निकालना है। तो हमें मालूम है भार का फॉर्मूला हमें मालूम है, भार = द्रव्यमान गुना क्या गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, यानी कि जी, इसको जी से क्या स्मॉल जी से सूचित करते हैं। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m/g और ये हो जाएगा भार। ओके, तो m का मान कितना दिया है 10 kg और g का मान कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो अगर यहाँ से 10 को हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, 10 से 10 हमने खत्म कर लिया तो कितना बचा यहाँ पर 98। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा भार कितना आएगा 90 मतलब कि 98 न्यूटन हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, बल का भी न्यूटन, भार का भी न्यूटन, ठीक है, इन दोनों का ऐसा मात्रक होता है। आगे गाइस यहाँ पर देखिए कि निम्न में से कौन पदार्थ है? पदार्थ यानी पदार्थ का डिफिनेशन आप ऑलरेडी अच्छी तरह से जान चुके हैं। स्नेह हमारा पदार्थ नहीं है क्योंकि ये ना तो जगह को घेरता है और ना ही इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। गंध ये भी नहीं, घृणा भी नहीं, लेकिन वायु जगह को भी घेरती है एंड कुछ ना कुछ इनका द्रव्यमान भी होता है। जैसे आप साइकिल के ट्यूब में देखे होंगे, वो ट्यूब जो है हवा भरेंगे तो चेंज हो जाता है, इसका कुछ ना कुछ वजन हो जाएगा, तो वो पदार्थ कहलाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों में विसरण का एक उदाहरण दे। गैसों में विसरण कैसे होता है इसका एग्जाम्पल देना। जैसे इत्र की सुगंध का हवा में फैलना, या साय का पूरे पानी में फैलना, या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डाल देना, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा इत्र की सुगंध को हवा में फैला देना, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला 17 नंबर इसमें क्या बोला है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा गैस आसानी से गर्म करने पर गैस का आयतन जो वो बिल्कुल बढ़ जाता है। ओके, और यहाँ पर हमें बोला है 200 केल्विन तापक्रम बराबर होता है। तो गैस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर हम के से सी में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं 273 को हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। गाइस क्या करते हैं 273 को माइनस करते हैं। तो हमें के से सी में ही बदलना है, यानी तापक्रम बोला। तो यहाँ पर हमें दिया है 200 के और इसको सी में बदलने के लिए हमें कितना माइनस करना है 273 को हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर अगर हम 200 में 273 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 73। लेकिन इन दोनों में तो यही बड़ा है और इनके सामने माइनस है, तो हमें माइनस में 73 जो है प्राप्त हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस में 73 डिग्री सेल्सियस हमें प्राप्त होंगे आखिरी क्वेश्चन आखिरी आंसर के रूप में। नेक्स्ट है गर्म भोजन या इत्र के गंध दूर तक किस कारण से फैल जाता है? तो पहली रीज़न यह है कि वो किस वजह से फैल जाता है, विसरण की वजह से। इसीलिए गर्मा गर्म कोई चीज़ बनती है घर के अंदर, आप बाहर में रहते हो तो आपको पता चलता है कि कुछ ना कुछ स्पेशल घर के अंदर बन जाता है, जो आपके नाक तक पहुंच जाता है। वो किसका कमाल है, विसरण का कमाल है, यानी इनके कमाल से ही हो पाता है।
नेक्स्ट है ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, यानी ठोस से डायरेक्टली गैस में बदलना ये क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर पतन। ऊर्ध्वाधर पतन कैसे, मान के चले आप जैसे कि कपड़े वगैरह में आप कुछ ना वाइट रखते हैं ना, जिसको हम लोग कपूर बोलते हैं, कीटों से कपड़ा को ना काटे, तो आपने देखा है कि हम खरीद के लाते तो मोटे मोटे हैं, पर कुछ दिन के बाद देखते हैं कि सारा गायब हो जाता है, यानी पानी में बदले बिना, तो वो क्या हो जाता है, ऊर्ध्वाधर पतित हो जाता है, यानी ऊर्ध्वाधर पतन हो जाता है और वो गायब हो जाता है पूरी तरह से। ठीक है, 21 में यहाँ पर बोला ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर द्रव से गैस में पूर्णतः बदल देती है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है जल में क्या होता है H2, ये तो जल का सूत्र है, और मैं बता दूं हाइड्रोजन का अनुपात H2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा O, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है तो यानी एक एक करके 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इससे 2 एक कम 2, 2 8 16 से कट करेंगे तो 1:8 के रूप में हमें देखने को मिलेगा, और ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। ओके गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या क्लोरीन, तो आंसर हो जाएगा मुक्त परमाणु के कौन सा तत्व जो मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, तो वो है आर्गन। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला है कि ऑक्सीजन की परमाणुकता क्या होती है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन O2 होता है और इसकी परमाणुकता यानी परमाणु संख्या कितना, O2 कितना है 2 है, तो वही हो जाएगा हमारा परमाणुकता। ओके, तो 2 हो जाएगा ऑक्सीजन की, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला पदार्थ के 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान में कितने अणु होते हैं, तो मैं बता दूँ पदार्थ के 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान में 6.022 इंटू 10⁻23 जो है ये एक अणु में उपस्थित होता है। ओके, इसी को अवगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अभी अभी हमने देखा H2O जो है जल का सूत्र है। यहाँ पर बोला है 22 ग्राम CO2 को मोल में बदले, तो मैं बता दूँ गाइस यहाँ पर हमें अगर हम मोल को चेंज करना है मोल में, तो यहाँ पर मैं बता दूँ द्रव्यमान दिया है, पदार्थों का द्रव्यमान दिया है कितना 22 ग्राम, और यहाँ पर हमें C का निकालना है, C का द्रव्यमान होता है 12 और O2 यानी O का होता है 16, लेकिन K को है यहाँ पर 2 है, तो हमें 16 गुना इसको करना है, तो 12 और यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 16 का 16, 16 दूनी 32, इसको जोड़ेंगे तो कुल मिला के कितना आएगा 44। तो गाइस हमें यहाँ पर मोल निकालना है, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्रव्यमान जो दिया है पदार्थ का द्रव्यमान और नीचे हो जाएगा CO2 का द्रव्यमान, तो हमने अभी भी देखा पदार्थ का द्रव्यमान जो है ये कितना था, मोल बराबर पदार्थ का द्रव्यमान 22 था और इनका जो द्रव्यमान था CO2 का 44 से था। अगर इसको कट करेंगे 22 से कम 22 दूनी 44 यानी 1/2, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे क्योंकि हमें 1 से 2 से छोटा था 1, अगर इसको हम कट करेंगे 2 पंचे 10 यानी 10 5 बार में आएगा, ये कट जाएगा, यानी हमारा आंसर जो फाइनली 0.5 मोल देखने को मिलेगा, और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो मैं बता दूं जीवन की मौलिक इकाई जो है वो बिल्कुल क्या है, कोशिका है। ठीक है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन आपको उस चैप्टर से आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मैं बता दूं मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका होता है, मानव शरीर के अंदर तंत्रिका कोशिका होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका का रसोई घर क्यों नहीं कहा जाता, तो मैं बता दूं पादप के लिए जो कोशिका का रसोई घर है, जो खाना बनाने वाला है, वो है हरित लावक। हरित लावक क्यों, क्योंकि अगर पत्ता हरा है तो वो खुद से अपना भोजन सभी पार्ट्स के लिए बनाता है, इसीलिए इसको रसोई घर भी कहा जाता है हरित लावक को। ठीक है, और हरित लावक जो है ये हर पौधा यानी हरा वाला पौधा में पाया जाता है, वो उनके लिए खाना बनाता है, इसलिए इसको रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है, पादप कोशिका का कौन सा भाग जो है निर्जीव होता है, तो कोशिका भित्ति। आपने पेड़ों को कभी देखा है, पेड़ के बाहरी वाला छल्ला को देखे होंगे, वो मरा हुआ रहता है और इसी को कहा जाता है कोशिका भित्ति। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनका तो हाथ पैर नहीं होता ना सर्दी गर्मी से बचने के लिए, तो इसीलिए उनका जो ऊपरी वाला पार्ट होता है वो मरा हुआ रहता है, जो उनको सर्दी गर्मी से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो आंसर हो जाएगा राइबोसोम में। ओके गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है, तो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा इसका पोषण संबंधी, यानी पोषण से संबंधित बस इसी में इसका मतलब कि अंतर जो है डिफरेंट जो है बस यही मेन रोल प्ले करता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत तथा रंगीन प्लेस्टिड को क्या कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट जो है ये श्वेत और रंगीन प्लेस्टिड को बिल्कुल डिफरेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय होता है, तो
आंसर हो जाएगा पार्श्व विभज्य उत्तक के कारण, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला 36 में बोला निम्न में कौन फ्लोएम का एक भाग होता है? ट्रेकिड, वहिका या चलनी नालिका या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दो फ्लोएम का जो एक भाग होता है वो कौन होता है? चलनी नालिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है ट्रेकिड्स पाए जाते हैं किस में? जाइलम में, फ्लोएम में, वासी ऊतकों में या पेशी ऊतकों में? तो आंसर हो जाएगा जाइलम में पाया जाता है। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ड्रिया ब्लास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती है? तो आंसर यहाँ पर जैसे दिया है दृढ़ ऊतक, अस्थि, उपास्थि, रक्त। तो आंसर हो जाएगा ये किस में पाया जाता है? उपास्थित में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 39 नंबर में बोला वह ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है? कंडरा, स्नायु, उपास्थि या मृदूतक? तो आंसर हो जाएगा जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ के रखता है उसको कहा जाता है कंडरा। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका आखिरी क्वेश्चन इसमें बोला हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी ऊतक है कौन? जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी निभाता है किसको कहते हैं? एरिओलर ऊतक या संयोजी ऊतक या पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? तो आंसर हो जाएगा हमारे शरीर में गति के लिए जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी ऊतक होती है वो है पेशी ऊतक। तो गाइस हमने 40 का 40 क्वेश्चन कर लिया। अगर सेट 1 और सेट 2 का क्वेश्चन करना है तो इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल